हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अब बच्चों, जेई मेन तो हो चुका है। जेई एडवांस के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि जेई एडवांस बहुत जल्दी हो जाएगा और आप अपने ड्रीम आईआईटी को पा सकते हैं। और वहीं अगर बात करें नीट की, बच्चों आपके लिए जो लास्ट के 15 दिन हैं, 15 या 22, लगभग 20-22 दिन जो बचे हैं आपके लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला रिवीजन करिए। इससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होगी वो बहुत तेज होगी और कम से कम गलती होगी। और एक बात और आपको कहना चाहूँगा, आप एक दो ओएमआर सीट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और कुछ क्वेश्चन को ओएमआर में भर के आप एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि कभी कभी ऐसा होता है आप एक ऑप्शन सही करेंगे, उसको आप आते हुए भी गलत कर देते हैं एग्ज़ाम में थोड़ा सा प्रेशर होने की वजह से। तो अब मेरे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। जो अपकमिंग मेरे बच्चे हैं, जो नीट, जेई, सीयू सेट, बिट्स पिलानी, अभी जो आगे एग्ज़ाम आएगा वो है बिट्स पिलानी, वीआईटी, इन सब में एनसीईआरटी बहुत फोकस की जाती है। तो इन बच्चों के लिए एक ही मैं सजेशन दूंगा, आप प्लीज़ एनसीईआरटी करिए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करिए। वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जेई लेवल करके ना जाइए। जेई लेवल आप उतना ही करें जैसे कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस, वो तो आप कर ही रहे हैं, तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो बहुत हाई फाई नहीं करिए, ठीक। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ बच्चों। लास्ट ईयर एक बच्चा कोटा गया था प्रिपरेशन करने, तो स्टार्टिंग में कोटा में उसको ओलंपियाड के क्वेश्चंस करवाए, तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि अच्छी बात है, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाएगा, वहाँ उसको ओलंपियाड और बहुत सारे, वो खुद ही कहता था ऑस्ट्रेलियन ओलंपियाड के क्वेश्चंस मुझे करवाए गए हैं, लेकिन उसका जेई में नहीं निकला। आप समझ जाइए, बहुत हाई फाई आप कर रहे हैं। पहले आप चेक करिए कि आपके बेसिक सही हैं। आप अपने बेसिक पे ध्यान दीजिए, आप एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए। ओलंपियाड के क्वेश्चंस आपको तब मदद करेंगे जब बहुत डीप क्वेश्चंस पे आपको अप्रोच लगानी है। क्वेश्चन करना गलत बात नहीं है, लेकिन पहले बेसिक को अपना सुधारना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। आप समझदार हैं, लेकिन थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ आपको। और अगर कोई भी आपको क्वेरी होगी, आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई डाउट है आप कमेंट कर दीजिए। मैं विद इन 24 आवर या 48 आवर में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, इसमें हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, ताकि आपकी नीट, स्पेशली नीट, नीट वाले एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछते। तो अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आएगा। तो मैंने सोचा एक ऑब्जेक्टिव की सीरीज बनाएंगे, उसके बाद वीएसए और ऐसे और लॉन्ग आंसर, इनकी मैं एक वीडियो बाद में बनाऊंगा फिर कभी, जब मेरे ये कंप्लीट हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा आज का, वो है, आप देख सकते हैं। और आप जब भी कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, उसमें आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है पहले क्वेश्चंस में, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आइडियल लिक्विड इज, ठीक है। कोई आइडियल लिक्विड है, उसके लिए मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कितना होगा। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉड्यूलस, बात एक ही है, ठीक है। तो इन्फिनिटी होगा, जीरो होगा, यूनिटी होगा, या सम फाइनाइट स्मॉल नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो आइडल फ्लूइड होंगे उसमें कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, या आप बोल सकते हो कोई भी विस्कस फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा। अगर फोर्स नहीं होगा तो इसका मतलब है टेंजेंशियल फोर्स हमारा जीरो होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स अगर हमारा जीरो होगा तो कोई स्ट्रेस ही डेवलप नहीं होगा। तो स्ट्रेस अगर डेवलप नहीं होगा तो रिजिडिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। आपको ये भी पता होगा बच्चों, जो हमारा कोई भी इलास्टिक मॉड्यूलस है, चाहे यंग हो, चाहे बल्क हो, चाहे शेयर हो, उनका जो फॉर्मूला होगा, मैं इलास्टिक मॉड्यूलस को ई से लिख रहा हूँ, उसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर यंग मॉड्यूलस की बात आएगी, तो यंग मॉड्यूलस का मतलब ये हो गया, जो आपका स्ट्रेस है वो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस होगा,
बल्क मॉड्यूलस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा, शेयर मॉड्यूलस में टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस होगा। ठीक है, उसी के करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे स्ट्रेन, अगर लॉग्निटियल स्ट्रेन में लॉग्निटियल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग लॉग्निटियल स्ट्रेन होगा तो यंग मॉड्यूलस आ जाएगा, और बल्क मॉड्यूलस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा, और शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन हो जाएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा। एक बात इंपॉर्टेंट है, जो भी ये मॉड्यूलस हैं, चाहे वो यंग मॉड्यूलस है, चाहे वो बल्क मॉड्यूलस है, चाहे वो शेयर मॉड्यूलस है, इन सब की जो डायमेंशन होगी वो स्ट्रेस के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि स्ट्रेस तो डायमेंशन लेस होता है ना, तो स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 बल्क मॉड्यूलस की डायमेंशन क्या होगी, तो 1 बल्क मॉड्यूलस की डायमेंशन होती है कॉम्प्रेसिबिलिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट, जितनी भी रिलेवेंट चीज़ें हैं मैं बताने की कोशिश करूँगा। सेकंड कह रहा है द मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ विल। तो कह रहा है कि जो लोड है वो कितना बिना ब्रेकिंग के कितना वो सहन कर सकता है। तो आपको पता होगा जो स्ट्रेस है, नॉर्मली जो स्ट्रेस है वो आपका किसके बराबर होता है? स्ट्रेस होता है आपके फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात करो तो ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग फोर्स ओवर एरिया होगा। तो आप देखिए, अगर आप लेंथ ऑफ वायर चेंज करेंगे तो एरिया तो सेम ही रहेगा ना, तो एरिया सेम रहेगा तो इसका मतलब ये हो गया ब्रेकिंग स्ट्रेस भी सेम रहेगा। तो रिमेन सेम थोड़ा कट गया, इसका आंसर क्या है? रिमेन सेम। थर्ड जो हमारा है, अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट में भी कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ वायर इज डबल, द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल ऑल्सो डबल, विल बिकम 4 टाइम, विल रिमेन सेम, विल डिक्रीज। तो बच्चों आपको पता होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ में किसी टाइम टी के करस्पॉन्डिंग आपने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा होगा, जो चेंज आता है वो सेम एज रेजिस्टेंस आता है, और वो ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए जो एल नॉट है ये ओरिजिनल है, एल टी जो है वो किसी टाइम टी पे है, तो जो डेल्टा एल होगा, जो चेंज इन लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा? एल टी माइनस एल नॉट। तो जैसे ही आप एल नॉट यहाँ से इधर लेके आएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एल्फा इंटू डेल्टा टी। क्लियर? तो यंग मॉड्यूलस इक्वल टू, आप ऑलरेडी सीख चुके हैं या आप पढ़ के आ रहे होंगे, थोड़ा बहुत बेसिक आप पढ़ के आइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक आपको करके आना पड़ेगा। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स ओवर एरिया, तो एरिया नीचे आ गया, और ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो एल नॉट ऊपर चले जाएगा। जैसे ही आप यहाँ डेल्टा एल की वैल्यू रखेंगे तो आप क्या देखते हैं बच्चों? एफ और यहाँ पर एल नॉट, और नीचे हो जाएगा ए, तो ए रहेगा एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। तो जैसे एल नॉट से एल नॉट कट गया तो आप ये देख सकते हैं कि यंग मॉड्यूलस टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर बढ़ाइए, यंग मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको ड्राइव भी करा दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगर आपको वाकई में ये चीज़ें सब समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात। बच्चों एक चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा, या एक बात ये बताऊंगा, आपको यूट्यूब में 1000 फिजिक्स पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ बार बार, आपको चूज़ करना है बहुत दिमाग से कि कहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ाते सब अच्छा है, कुछ टाइम पास भी करते हैं। देखिए हर चीज़ के पक्ष से अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो आपको करना क्या है? आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप दिन में फ़ोन चलाते हैं या कोई पिक्चर देखते हैं तो आप एक अपना शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे 20 मिनट मोबाइल चलाना है, 2 घंटा मोबाइल चलाना है, तो फिर आप पढ़ते समय कोई फालतू चीज़ें ना देखें। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों से आप बच नहीं सकते हो, आपको खुद ही अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। बाद में बच्चे कहते हैं सर बैकलॉग हो गई, ये हो गई, तो इससे आप बचिए। समझ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना बहुत बढ़िया टाइम टेबल बना के 2 या 3 महीने में भी फिजिक्स नीट की कवर की है। ठीक है, अच्छा जी, चलिए अगला क्वेश्चन तो किसी किसी ने जवाब दे ही दिया होगा।
अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि स्प्रिंग को स्ट्रेच किया आफ्टर अप्लाइंग और लोड टू इट्स फ्री एंड, ठीक है। तो जनरली आप देखिए तो स्ट्रेन इसमें कैसा होगा, देखिए जो स्प्रिंग को आप लोड से स्ट्रेच करेंगे, मान लीजिए ये आपकी एक स्प्रिंग है, इस पर आप लोड जैसे ही लगाएंगे तो लोड लगाने के बाद क्या होगा, जो लेंथ होगा इसका वो चेंज हो जाएगी, लेंथ क्या होगी, चेंज होगी। और लेंथ चेंज होगी तो इसमें एक चीज़ और चेंज होगी, अगर आप ध्यान से देखें शेप, शेप भी चेंज हो जाएगी। तो लेंथ जब चेंज होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और जब शेप चेंज होगा तो उसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 9.5 और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। पूछ रहे हैं एक रिलेशन है एम, कोई मास है बाई सिमेट्रिकली बाय 3 वायर, इससे हम सपोर्ट कर रखे हैं। दोज एट ईच एंड आर कॉपर एंड मिडिल आर आयरन, द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इफ ईच इज टू हैव सेम टेंशन। ठीक है जी। तो देखिए सिंपल सी बात है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा गामा इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। अब मुझे आप एक बात ये बताइए, जो यहाँ पे स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, एफ बाई ए, चाहे कोई भी स्ट्रेस है एफ बाई ए, और वैसे ही ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए आप बच्चों, एरिया जो है इसको अगर आप थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करेंगे तो एफ बाई ए तो ऐसे आ गया, इनटू ये हो जाएगा एल बाई डेल्टा एल, क्योंकि डायमीटर में हमें रिलेशन निकालना है। तो डायमीटर कितना होता है, डायमीटर हो जाएगा आपका पाई, एरिया देखते हैं पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर डी है तो डी बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर जी, यहाँ तक सभी को आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। पहले आप खुद से अटैम्प्ट करिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप तब यहाँ पर देखिए। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो आ जाएगा एफ एल अपॉन में पाई डी स्क्वायर डेल्टा एल। तो भैया ये हो गया गामा, ठीक। अब देखिए फोर्स यहाँ पर सेम है, और जो यहाँ पर सपोर्टेड सिमेट्रिकली सपोर्ट किया है तो एल बाई डेल्टा एल भी सेम हो जाएगा। तो यंग मॉड्यूलस जो आपका डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है, डायमीटर का ये स्क्वायर है, अच्छा 2 बार लिख दिया डायमीटर, इसको हटा दो, पाई डी स्क्वायर, अच्छा ये डेल्टा एल है, डेल्टा एल। तो ये कैसे डिपेंड है, डायमीटर के स्क्वायर के। तो सिंपल सी बात, डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1/रूट गामा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 वायर के लिए लगा दीजिए, तो डी कॉपर ओवर डी आयरन अगर आप निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये वाला, क्योंकि कॉपर ऊपर है यहाँ पर है तो नीचे आ जाएगा, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इन फ्यूचर आपसे डायमीटर और यंग मॉड्यूलस का रिलेशन पूछा जाए तो ये होगा 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। ये वाला क्वेश्चन अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत पीछा आपका इसने नहीं छोड़ा होगा। वैसे मैं आपको हर बार इस क्वेश्चन को जब भी मैंने जेई में कराया तो मैं कहता हूँ इसके लिए एक ट्रिक्स है, आप उसको याद कर लीजिए। ट्रिक्स ये है, यहाँ पर जो डेल्टा एल होगा वो आपका एक्स स्क्वायर बाई एल होगा। मैं ये हमेशा कहता हूँ इसको याद कर लो, ताकि यहाँ से आप स्ट्रेन और स्ट्रेस निकाल लें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अब इसको समझा देता हूँ। देखिए कह रहा है एक माइल्ड स्टील वायर है जिसकी लेंथ है ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 2L, क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और आगे कहते हैं कि इसको हम वेल विदिन इलास्टिक लिमिट तक खींचते हैं तो हॉरिजॉन्टली बिटवीन 2 पिलर, और मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम मिडिल ऑफ द वायर, तो स्ट्रेन कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा नंबरिंग करें, अगर मान लीजिए ये मास यहाँ पर कोई जो पॉइंट है ये O पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट मान लीजिए B है, ये मेरा C है, ये मेरा यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है ये D है। तो इसमें आप देखें जो चेंज इन लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा BO प्लस OC, यहाँ से लेके यहाँ तक BO और ये OC, और इसमें से हम माइनस कर देंगे। टोटल लेंथ कितनी है हमारी, टोटल लेंथ है 2L, ठीक है। आप एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे, चेंज लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। अब बात आती है BO और OC। देखिए BO और OC, ये L है ये X है, ये ट्रायंगल बन रहे हैं तो दोनों बराबर होंगे, तो या तो आप इसको BO के टर्म में ले लो या OC के टर्म में ले लो। तो 2BO माइनस 2L कर लेते हैं।
अब बी ओ जो होगा बच्चों, उसको आप इजीली देखिए 90 का एंगल बन रहा है तो पाइथागोरस से ये एल हो जाएगा, ये एक्स है तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ माइनस एल। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें थोड़ा सा बाइनोमल एक्सपेंशन लगा दीजिए, तो एल बाहर निकाल दीजिए यहाँ से, तो 12 हो गया और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1। और जैसे ही आप यहाँ से बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के इसको ओपन करेंगे तो 1 से 1 कट गया, तो टोटल इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2l इंटू हाफ एक्स स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, तो आपका कितना आया एक्स स्क्वायर बाई एल। तो देखो मैं अगर आपसे कहता हूँ आप नीट एस्पिरेंट हैं तो आप इसको यहाँ तक याद कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो निकाल लीजिए। अब आपसे पूछा क्या है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है एक्स स्क्वायर बाई एल, ओरिजिनल कितना है ओवर 2l, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2l स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए वाला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर कर लीजिए। अभी इसमें स्ट्रेस पूछा है, स्ट्रेन पूछा है, कभी स्ट्रेस पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 9.7 कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम इज टू बी सस्पेंडेड सिमेट्रिकली बाय टू स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ ऑन टू सपोर्ट एज सोन इन फिगर, ठीक है। इट कैन बी डन इन वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री वे, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी। तो कह रहा है टेंशन क्या होगा तीनों में, तो सबसे पहले आप टेंशन निकालिए। देखिए किसी एक को ब्रेक कर लेते हैं, जैसे कि ये है ना, इसी को ब्रेक कर लेते हैं। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये एंगल भी थीटा है। तो जैसे ही आप इसको बच्चों ब्रेक करोगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, इस पर टेंशन टी लगा है, इस पर टी लगा है, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। ये तो आपको पता ही होगा थीटा की डायरेक्शन में टी कॉस थीटा। और जैसे ही वर्टिकल जाएंगे तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। तो हम दोनों को एक, हमने ये वाला केस डिस्कस कर लिया, फिर हम इन दोनों को कर लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कोई मास है m, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो नीचे को एक लग गया mg। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो ऊपर को कितने लगे 2t साइन थीटा और नीचे को कितना लगा mg, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। ये तो पहला वाला हो गया। वैसे ही दूसरा देखें, टी कॉस थीटा माइनस टी कॉस थीटा, ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, इक्वल अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई mg ओवर 2 साइन थीटा, ये हमारी टी की वैल्यू आ गई। अब आप खुद ही देखिए जो टी है, जो टेंशन है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, वो भी साइन ऑफ थीटा इन्वर्सली। टी मैक्सिमम कब होगा, टी मैक्सिमम आपका तब होगा जब साइन आपका मिनिमम होगा। और साइन कहाँ पर मिनिमम होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो और साइन कहाँ पर मिनिमम होता है बच्चों, साइन होता है 0 डिग्री पे। तो अगर थीटा आपका 0 डिग्री है तो टेंशन आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। वैसे ही अगर थीटा आपका 90 डिग्री है तो टेंशन कितना होगा, मिनिमम होगा। क्लियर है? अब आप इसमें देख लीजिए, टेंशन पूछा है कि लीस्ट किस में होगा, ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा। तो 90 एंगल टेंशन किस में बना रखा है, बी में बना रखा है। देखिए तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका, करेक्ट ऑप्शन हो गया बी वाला, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी वाला। तो बी में क्या है, केस बी में क्या है आपका, अच्छा 0 डिग्री है, सॉरी, बी में आपका लिस्ट हो जाएगा, ए में लिस्ट हो जाएगा, सेम तो हो नहीं सकता पहली बार, ठीक है। बी में आपका लिस्ट हमें पता नहीं है, लिस्ट इन बी, तो बी में हमारा बी वाले केस में लिस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल हमारा कितना है 90, समझ रहे हैं ना। अच्छा जी, क्योंकि ना इसमें तो थीटा कुछ ही होगा ना, जैसे ये 90 है तो ये 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा है, तो ये तो करेक्ट 90 है ना, तो 90 पे हम मिनिमम कह रहे हैं, तो लिस्ट ही तो मिनिमम होगा। तो बी वाला हमारा क्या होगा, सही ऑप्शंस होगा। मैक्सिमम कहाँ पर होगा ये हम कह नहीं सकते अभी, वैसे थीटा पे डिपेंड करता है। 9.8 कह रहा है consider two cylindrical rod of identical dimensions, one of rubber and other of steel. Both rod are fixed rigidly at one end to the roof. A mass m is attached to each of free end at center of rod. ठीक है, तो आगे पूछ रहे हैं आपसे इन चार ऑप्शन में क्या होगा। तो बच्चों देखो, जब मास m को आप अटैच करोगे एट सेंटर, तो जो मास आपने सेंटर पे अटैच किया दोनों रॉड के,
तो दोनों रॉड इलोंगेट तो होंगे, आप इतना तो समझ रहे होंगे, और दोनों की इलास्टिक प्रॉपर्टी अलग अलग है, एक है रबर का और दूसरा किसका है, स्टील का। तो जो हमारा रबर है उसका तो शेप हमारा चेंज होगा, तो इसमें ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें रबर का शेप चेंज हो रहा है और दोनों इलोंगेट हो रहे हैं। तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा, ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। समझ रहे होंगे ना, क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग है। चलिए अब चलते हैं MCQ नंबर 2 में। और जो MCQ नंबर 2 है बच्चों, ये मोर देन वन ऑप्शन है, आप इनको जरूर करिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर ही कह देता है विच वन इज़ नॉट करेक्ट। तो आपके सामने ग्राफ है और आपको पता होगा तीन तरह के हमारे मटेरियल होते हैं जिसको हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से बनवाया। एक होता है आपका इलास्टोमर, जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जिनका प्लास्टिक रीजन बिल्कुल नहीं होता। डक्टाइल एंड ब्रिटल, डक्टाइल का हमारा प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस ग्राफ में आपसे कह रहा है, दो ग्राफ दिए गए हैं, तो मटेरियल वन इज मोर इलास्टिक, इज मोर ब्रिटल, तो ये सारे ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन देखो, पहला तो ऐसा कुछ नहीं है, जो सी वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट है। मटेरियल सेकंड इज मोर इलास्टिक ओवर लार्ज रीजन ऑफ स्ट्रेन एज कम्पेयर टू, क्योंकि इसमें देखिए ये लीनियर यहाँ तक है, इसमें लीनियर यहाँ तक है, जिसका जितना लीनियर पार्ट होगा वो उतना इलास्टिक होगा, ठीक। दूसरा कह रहा है मटेरियल टू इज मोर ब्रिटल देन वन, ये भी सही है। क्यों? जो डक्टाइल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उनके लार्ज प्लास्टिक रीजन है, तो इसका प्लास्टिक रीजन ज़्यादा है, तो ये ब्रिटल ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका स्मॉल प्लास्टिक रीजन होगा। तो सी और डी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अ वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग एंड स्ट्रेच अंडर एक्शन ऑफ वेट F सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स अदर एंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि ये हमारा एक एंड है और यहाँ पर हमने एक फोर्स लगा दिया, यहाँ पर सस्पेंडेड है। पूछा जा रहा है द फोर्स एग्जर्टेड बाय सेलिंग ऑन इट इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू वेट, ठीक हो गया। तो पूछा क्या जा रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी सेक्शन ए ऑफ वायर इज F बाई ए। तो बच्चों इसमें पूछा है टेंसाइल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस जो F बाई ए तो होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा टेंसाइल स्ट्रेस, ये गलत है। टेंसाइल स्ट्रेस, ये भी गलत है। टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन, टेंशन जो होगा वो F हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना फोर्स उतना इसमें टेंशन, ठीक है जी। तो टेंशन हो गया हमारा अप्लाइड फोर्स और स्ट्रेस होगा हमारा टेंशन बाई एरिया। अगला क्वेश्चन है 9.11। क्वेश्चन कह रहा है, और रॉड ऑफ लेंथ L नेग्जिबल मास इज सस्पेंडेड एट इट्स टू एंड बाय टू वायर ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम ऑफ इक्वल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इतना इतना। और पूछा है इसमें क्या होगा करके, तो सिंपल सी बात है, मास कहाँ पर शुड प्लेस करें कह रहे हैं, तो आप इसमें देखिए, इस वाले का टेंशन TA हो जाएगा, इस वाले का टेंशन TB हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि मास कहाँ पर करें, ये मास आपने यहाँ पर लगाया है, मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस x है, टोटल लेंथ L है, तो ये L माइनस x हो जाएगी। अब यहाँ पर जो टेंशन A और B है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ी होगी, टोटल जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा, ठीक है। अच्छा जी, टोटल टॉर्क जैसे ही जीरो होगा तो आपने टेंशन और उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ माइनस टेंशन उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ देखा होगा, ये दोनों जीरो आएंगे। तो टेंशन B ओवर टेंशन A जो होगा वो हमारा L माइनस एक्स ओवर एक्स हो जाएगा। तो जो स्ट्रेस होगा पहली वायर में SA लिख लेता हूँ उसको, वो आ जाएगा टेंशन ऑफ A ओवर एरिया ऑफ A। जो स्ट्रेस होगा सेकेंड वायर में वो होगा टेंशन ऑफ B ओवर एरिया ऑफ B। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो एरिया है B का वो डबल है एरिया ऑफ A से, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए, ये एक है और ये दो है, तो अगर इक्वल स्ट्रेस है, मान लीजिए अगर इक्वल स्ट्रेस है तो ऐसे इक्वल टू एस बी कर लीजिए। तो जैसे ही आप ऐसे इक्वल टू एस बी करेंगे तो क्या मिलेगा, टेंशन ऑफ ए ओवर ए टेंशन ऑफ बी ओवर ए ऑफ बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एल माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी अपॉन एक्स वो आ जाएगी 2। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा आपका L/3।
जैसे ही x L/3 आएगा तो आप कहेंगे L-x कितना आ जाएगा 2L/3। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मास है वो शुड बी प्लेस्ड क्लोजर टू B। तो B वाला ऑप्शन तो एक ये सही हो गया। दूसरी बात अगर आप देखें, अगर इनका स्ट्रेन इक्वल होगा, ठीक है, तो स्ट्रेन, क्योंकि ना एक बार स्ट्रेस इक्वल क्या है, एक बार स्ट्रेन क्या है, तो जैसे ही स्ट्रेन इक्वल होगा तो स्ट्रेन में आप क्या करेंगे, यंग मॉड्यूलस ओवर स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉड्यूलस ओवर स्ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, ये भी आप एक ए लोगे, ये भी आप एक बी लोगे। इसमें आप इसको फिर सॉल्व करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो इसके बाद आपका जो सही ऑप्शन आएगा वो डी वाला भी आएगा। तो अलग अलग ऑप्शन से इसको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन है, फॉर आइडियल लिक्विड द बल्क मॉड्यूलस क्या होगा, शेयर मॉड्यूलस क्या होगा। तो बच्चों जो लिक्विड हमारा आइडियल लिक्विड नाम दिया है तो उसमें कोई विस्कस फोर्स नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पर वो कॉम्प्रेसिबल नहीं होता। तो कॉम्प्रेसिबल नहीं होगा तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो जो बल्क मॉड्यूलस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F/A डेल्टा V/V। और 1/0 कितना होता है, समथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट। तो बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा इनफाइनाइट। आगे बात करें कॉम्प्रेसिबिलिटी, वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं दूसरी बात, उसमें कोई विस्कस फोर्स नहीं होता, तो विस्कस फोर्स नहीं होगा तो F0 हो जाएगा। और जैसे ही F0 हो जाएगा तो शेयरिंग स्ट्रेस में, शेयरिंग मॉड्यूलस में ये जीरो अपॉन समथिंग, तो इसका आंसर भी जीरो आ जाएगा। तो शेयर मॉड्यूलस आपका जीरो हो जाएगा। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन है, अ कॉपर एंड अ स्टील वायर ऑफ सेम डायमीटर आर कनेक्टेड एंड टू एंड। एंड टू एंड मतलब ये होता है जैसे रेलगाड़ी के डब्बे हैं, जैसे मान लीजिए एक वायर ये है और दूसरी वायर ये है, ऐसे एंड टू एंड हमने कनेक्ट कर दिए। पूछा जा रहा है आगे, अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज वन, जो हमारा स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता है। ठीक है, अप्लाइड टू कंपोजिट वायर विच कॉज अ इलोंगेशंस ऑफ 1 मीटर। तो मतलब यहाँ पर एक फोर्स लगाया यहाँ की ओर, तो 1 सेंटीमीटर का इलोंगेशन हो रहा। तो आगे पूछ रहे हैं द टू वायर विल हैव, क्या सेम होगा। तो देखिए आपको ये पता है, वायर की बात है, 1D फिगर है, तो y इक्वल टू हमारा होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। तो आप यहाँ से देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया F/A और ये हो जाएगा डेल्टा L/L। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि सर स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में या स्ट्रेस है या स्ट्रेन है, स्ट्रेस ओवर यंग मॉड्यूलस। ठीक है जी। तो अब दो वायर हैं, स्टील और कॉपर। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो स्टील का है, S ऑफ स्टील है, S ऑफ S है, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस ऑफ और यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील। और स्ट्रेस ऑफ कॉपर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेस ओवर यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यंग मॉड्यूलस दोनों का अलग अलग होता है। तो यंग मॉड्यूलस दोनों का अलग अलग होगा तो जो स्ट्रेन है वो दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन स्ट्रेस सेम होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और डी। समझ रहे हैं यहाँ तक, क्योंकि जो फोर्स एफ है वो दोनों वायरों में सेम लगेगा। ठीक है, फोर्स और एरिया तो दोनों के लिए सेम है, तो स्ट्रेस सेम होगा। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया, लेकिन स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस ओवर ये। समझ रहे हैं ना, स्ट्रेस इक्वल टू होता है आपका फोर्स ओवर एरिया। तो दोनों का एरिया ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो स्ट्रेस तो दोनों में सेम होगा। लेकिन स्ट्रेन अगर आप देखेंगे, स्ट्रेस तो सेम है लेकिन यंग मॉड्यूलस तो दोनों का अलग अलग है, तो अलग अलग है तो स्ट्रेन तो अलग अलग होगा। ठीक है, तो ए और डी आपका करेक्ट ऑप्शंस है। तो ये आपका 13 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपने कर ही लिए हैं, तो साथ में हम कुछ ऐसा करते हैं बच्चों जिससे आपके एग्ज़ाम में कुछ और मदद मिल जाए। ठीक है, ये MCQ थे आपके, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेई की कर रहे हैं, चाहे आप CU सेट की कर रहे हैं, चाहे बिट्स पिलानी की, कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर NCERT आती है वो आपके लिए ये
ज़रूरी है। अब कुछ हम फॉर्मूले, वैसे मैं फॉर्मूला रिवीजन करके बच्चों एक मैं सीरीज चलाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर वाइज फॉर्मूला रिवीजन करवाऊंगा। और अगर आपको चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि बहुत सर जल्दी लाइए, तो मैं बहुत जल्दी ले आऊँगा, ठीक है, नहीं तो मैं अपने टाइम से लाऊंगा। तो फॉर्मूला सीट में एनसीईआरटी की एक कटिंग है, इसमें आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस जो है स्ट्रेन इसके करस्पॉन्डिंग लिखा है, तो ये शेप और वॉल्यूम में क्या चेंज करेगा वो भी लिखा है। कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे यंग मॉड्यूलस है कहाँ पर लगेगा, सॉलिड पर लगेगा। सिमिलरली शेयरिंग के लिए लिखा है, क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। और हाइड्रोलिक लिखा है, इसमें ये जो भी है ये सब लिखा है, ये फॉर्मूले हैं, ये सब कुछ है, ठीक। तो वैसे भी आपको पता ही होगा जो यंग मॉड्यूलस है, यंग मॉड्यूलस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन तो दोनों में ही है, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। सिमिलरली आप वॉल्यूमेट्रिक में देखेंगे तो वहाँ भी वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इनमें एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है, जैसे यंग मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस में क्या रिलेशन है, ये बल्क मॉड्यूलस बी है और 1 - 2 सिग्मा। ये सिग्मा जो है ये पॉइजन रेशियो है, ठीक है। ये लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन होता है। थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू -1 से 0.5 के बीच में होती है, ठीक है। अच्छा, अदर भी कुछ रिलेशन है, 2 ईटा, ईटा शेयर मॉड्यूलस है 1 प्लस सिग्मा। अच्छा जी, और अगर कहें ये आपका जे में पूछा गया है 9/गामा 3/ईटा प्लस 1/बीटा। और ये वाला रिलेशन तो एक इतना इम्पॉर्टेंट है कि कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए इनको आप देख लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन पूछे जाते हैं, ठीक है। बात आती है नेक्स्ट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहते हैं अंडर जो इलास्टिक लिमिट है उसमें जो स्ट्रेस है बच्चों वो आपकी स्ट्रेन के प्रोपोर्शन होती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ खींचेंगे तो आपको मिलेगा लीनियर ग्राफ, और लीनियर ग्राफ को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ का जो स्लोप होगा क्या वो यंग मॉड्यूलस होगा, जी हाँ। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, जैसे आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ है, 3 तरह के मटेरियल हैं, जैसे कि एक है डक्टाइल। तो बच्चों डक्टाइल आपके जो हुक्स के लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तीसरा है ब्रिटल, ब्रिटल भी हुक्स के लॉ को फॉलो करते हैं। तीसरा है इलास्टोमर, इलास्टोमर ऐसे हैं जो बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखें, अगर इन्हीं में प्लास्टिक रीजन के बारे में बात करें, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक रीजन के बात में करें, तो आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास होता है डीएल, तो डीएल मतलब लार्ज प्लास्टिक रीजन। ब्रिटल के लिए स्मॉल होता है, इसके लिए कोई भी प्लास्टिक रीजन नहीं होता है। कई बार एग्ज़ाम में आपसे ये डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आपको बच्चों ये आना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ग्राफ दे दिया जाए, ठीक है, एक ग्राफ दे दिया जाए स्ट्रेस और स्ट्रेन का, जैसे कि ये ग्राफ है, यहाँ पर स्ट्रेन है और यहाँ पर ये स्ट्रेस है, ठीक है। बहुत कम टाइम में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ तो आप समझने की कोशिश करिए। और इसमें मैं 3 पॉइंट बना देता हूँ, जैसे कि पहला, ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे पॉइंट बना देता हूँ ये, और तीसरा मैं ये बना देता हूँ ये, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ ए, इसको दे देता हूँ बी, इसको दे देता हूँ सी। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है, किसके लिए यंग मॉड्यूलस ज़्यादा होगा। यंग मॉड्यूलस ज़्यादा होने का मतलब है मोर इलास्टिक, ठीक है। तो आप देखिए जो थीटा ए है, जो ए का एंगल है वो थीटा, टेन थीटा के टर्म में देखिए आप, तो टेन थीटा ए, फिर उसके बाद क्या बड़ा होगा, जैसे आप स्ट्रेस की तरफ जाएंगे टेन थीटा बी होगा, फिर उसके बाद क्या बड़ा होगा, टेन थीटा सी होगा। तो यहाँ से जैसे आप ऐसे बढ़ेंगे तो ये थीटा बढ़ेगा, तो जैसे ये बढ़ेगा तो यंग मॉड्यूलस ए सबसे कम इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, फिर सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा। तो ए का यंग मॉड्यूलस कम का मतलब ये हो गया कि ये मिनिमम इलास्टिक होगा और ये मैक्सिमम इलास्टिक होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपने पसंद करी।
और अगर आपने पसंद कर दी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो पढ़ने वाले हैं, जो अच्छा कंटेंट ढूंढ रहे हैं, जो फालतू बकवास नहीं सुनना चाहते हैं। और हमें अपना सपोर्ट दीजिए, आपका सपोर्ट रहेगा मैं भी बहुत ज़्यादा दिन तक यूट्यूब पे रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। पहले हम क्लास 11 की सेकंड बुक ख़त्म करेंगे, फिर हम 12 में जाएंगे। तो तब तक ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।